डॉक्टर मानसी बल भार्गव जी हैं, आपका स्वागत है डॉक्टर मानसी। भाई मैं अभी भाई सार्वजनिक रूप से फिर से आपसे पिछली बार जब हम लोग टॉकथॉन कर रहे थे, समय के थोड़ी उस समय वो हो गया था। उस समय मैं पूरा तरह से जितना देना चाहिए था नहीं दे पाया था। आज की जो बात हो रही है वो हमारा ओवरऑल टॉपिक ये है कि जो अभी डेमोक्रेसी का मतलब है वो केवल चुनाव है, कि आप चुनाव जीतिए, चुनाव एंड इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद चुनाव। अब इसमें अलग-अलग विषय हम लोग सुबह से इस पे बात करते रहे हैं। अब जो जी। विषय पे बात कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम 40%, 40% महिला उम्मीदवार बनाएंगे। अब इसको बढ़ाने से इस घोषणा के बाद दूसरी पार्टी में भी प्रेशर आया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इससे क्या कांग्रेस का यूपी में फायदा होगा, आपको क्या लगता है? दूसरा, क्या महिला सच का थोड़ा नंबर्स बढ़ेंगे दूसरी पार्टीज में भी कैंडिडेट्स के? डॉक्टर मानसी प्लीज। थैंक यू आनंद जी एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे पहले भी सुनने में अच्छा लग रहा था, जो बातें हो रही थी काफ़ी सारा रेजोनेट होता है। आपके दोनों सवाल का जवाब मैं एक एक करके लेती हूँ, पर उसके पहले मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि यूपी इज़ नॉट इज इक्वल टू इंडिया। ये मीडिया को सबसे पहले ये बातें बोलना बंद करना पड़ेगा। अगर यूपी इज़ इंडिया तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि UP is one of the not to be projected state as a representative of India। तो ये तो मैं करेक्शन हर मीडिया से कहना चाहूँगी करें। अब रही बात आपकी, जो 40% वुमेन रिजर्वेशन इन इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन हुआ है, आई विल वेलकम इट एज अ वुमेन, टू बी ऑनेस्ट। ना उसके पीछे जब हम जाते हैं कि 40% रिजर्वेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वुमेन एंड हु वुमेन फ्रॉम वेयर वुमेन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। डिक्लेरेशन तो बहुत कुछ करते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही सुन रही थी कांग्रेस के ही प्रवक्ता जी को, डॉक्टर वल्लभ को, और वो कह रहे थे हम बच्चियों को स्कूटी देंगे और लैपटॉप देंगे और क्या क्या देंगे। आई थिंक आपका कहना सही है कि डेमोक्रेसी जो है आजकल सीमित हो गई है वोटिंग से। हमको इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया ने वोटिंग को एक टीवी सीरियल जैसा बना दिया है। पूरे समय देश में कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं, तो मीडिया ने ही उसको बनाया है, हम जनता ने नहीं बनाया है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि इसको जो डेमोक्रेसी का जो मिस इंटरप्रिटेशन एंड इक्विवेलेंट टू इलेक्शन एंड वोटिंग, तो इलेक्शन तो आजकल हमारे यहाँ दशहरा दिवाली से ज़्यादा मनाया जा रहा है, तो मीडिया ही मना रही है। पूरे समय प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शंस और पता नहीं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये तो बाहर आना पड़ेगा इससे हमको, और जनता को इससे बाहर लाने के लिए भी मीडिया को ही रोल निभाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरा प्रॉब्लम मीडिया से ही है कि इसको कैसे प्रोजेक्ट करती है 40% वुमेन रिजर्वेशन को। तो मैं तो वेलकम करूंगी इस डिक्लेरेशन को, बट मैं इसके अंदर जाना चाहूँगी कि इस डिक्लेरेशन में दिक्कत क्या है। मैंने मीडिया का बात इसलिए रखा क्योंकि आज नेशनल प्रेस डे भी है। तो मीडिया अगर अपना रोल जिम्मेदारी से निभाती तो हमारे डेमोक्रेसी का इतना बुरा हाल नहीं होता। तो मीडिया ने ही पॉलिटिक्स को बिगाड़ा है, लोगों को बनाया है और लोगों को बिगाड़ा भी है। मीडिया ने ही कांग्रेस को बर्बाद किया है और बीजेपी को बनाया है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं 40% वुमेन की बात करूं और 2017 का इलेक्शन में यूपी का देखूं, खाली यूपी को फोकस करके, तो उसमें भी उन्होंने कभी करीबन 10% तो डिक्लेयर किया था वुमेन कैंडिडेट्स जीत के आई हैं, और उनको असेंबली में लिया है, ऐसा मेरा एटलीस्ट मेरा रीडिंग तो यही कहता है। तो अगर एक पार्टी कांग्रेस अगर बोलती है कि 40% हम देंगे, तो बाकी पार्टियां भी तो नंबर बढ़ाएंगी। और हमको बिहार और वेस्ट बंगाल इलेक्शन से ये भी सीखने को मिलता है, इवन केरला से भी ये सीखने को मिलता है इलेक्शंस में, कि वुमेन परसेंटेज नॉट ओनली एज अ टिकट as a representative, but women voting has also changed the results, has also impacted the result। तो ये हमको देखना पड़ेगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन। 70-75 साल लग गए कि वुमेन के वोट मैटर कर रहे हैं। अब हम वुमेन पॉलिटिशियन भी मैटर करेंगी, अगर वो दिन आए तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि वुमेन लीडर्स आएंगी। पर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे स्टेट्स में, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ये पैन इंडिया ये प्रॉब्लम है।
तो जब हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्रास रूट पे जाके, नॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड ग्रास रूट, बट मैं अपने सोशल इंजीनियरिंग और वाटर सेक्टर में जब मैं जाती हूँ तो मेरा एनकाउंटर लीडर से होता है। तो वहां पे जाके हम देखते हैं कि जो वुमेन इलेक्टेड है, इवन एट द सरपंच लेवल टू नेता लेवल, ऑल काइंड्स ऑफ नेता लेवल, मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि 70 to 80% तो प्रॉक्सी वुमेन लीडर्स हैं। मतलब दे आर स्पाउस ऑफ द मेल बेस्टियंस, और दे आर बेसिकली द मास्क बिहाइंड विच अ मैन इज स्टैंडिंग। सो या तो मदर है, या वाइफ है, या सिस्टर है, या चाची है, या वॉट एवर। यहाँ पे जाके रिस्क होता है, क्योंकि रिमोट तो कंट्रोल तो मैन ही चला रहा है। मैंने तो ऐसा भी देखा है ऑन द ग्राउंड कि पटिया और फोटो तक नहीं हटाया नेताजी ने अपना, और ऑन पेपर महिला है नेता, वहां से चुनी गई महिला है। तो ये चीज से हमको बचना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी डिक्लेयर करती कि 40% हम वुमेन को देंगे सीट, दीजिए सीट, हारेंगी कोई बात नहीं। मेरा तो ये रहेगा, चैलेंज रहेगा टू अदर पार्टीज, लोकल पार्टीज भी, कि आप सब लोग 40% दीजिए। ठीक है, इस साल 80% प्रॉक्सी अगर महिलाएं आती हैं, उसमें से मुझे 2 महिलाएं तो मिलेंगी जो अपना लीडरशिप स्किल्स दिखाएंगी, क्योंकि समाज में जो बदलाव है वो बहुत स्लो है। हम रातों रात तो चेंज नहीं कर सकते। और हम यूपी में चेंज की बात कर रहे हैं, वो भी महिलाओं के लिए, जहां गैंग रेप तो आए दिन होते हैं, और महिला से रिलेटेड नेता भी यही बोलते हैं कि 6 बजे के बाद घर से मत निकलिए। ऊपर से महिला जो वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट की जो लीडर्स हैं, वो खुद भी बोलती हैं कि 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन मत जाइए। तो हम कौन सी महिलाएं लाएंगे नेतागिरी के लिए? तो नेतागिरी के लिए तो वही महिलाएं आएंगी जिनके हस्बैंड ऑलरेडी पोस्ट में है, तो वो तो मास्क ही रहेंगी। तो इससे अच्छा तो हस्बैंड ही साड़ी पहन के निकल जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है, बिंदी लगा के। एक्चुअली वही होगा ज्यादातर में, पर फिर भी मैं इस डिक्लेरेशन को वेलकम करूंगी, क्योंकि कुछ चेंजेस तो होंगे। तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल टेक अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव। हाँ, फिर से मैं आपसे के पास आता हूँ, लेकिन मैं जरा एक क्लैरिफिकेशन नहीं कहूंगा, मैं एक थोड़ा एक चीज स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ये नहीं कहा जाता है इम्पोर्टेंट, इसलिए कहा जा रहा है जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन वेस्ट बंगाल का था। ऐसा लग रहा था कि अगर वेस्ट बंगाल में जो ये जिस तरह से इलेक्शन लड़ा जा रहा था कि वो इट्स अ बैटल, और अगर वहां पे ममता बनर्जी जीती हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि आप पूरी स्टेट मशीनरी को लगा लीजिए, यूज अब्यूज जो भी कर लीजिए, लेकिन अगर जनता तैयार हो जाती है देन यू, तब ये सारी चीजें बेकार हो जाती एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। सेम वे ऐसा लगता है कि जो अभी अब आफ्टर बंगाल इलेक्शन और अभी तक के जो डेवलपमेंट्स देश में हुए हैं, वो नाम नहीं ले रहा, बहुत सी ऐसी चीज हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन एक बड़ा उसका फैक्टर है। आज 1 साल होने को आ रहा है, हमारे देश में किसी को शर्म नहीं है, 700 किसान शहीद हो गए हैं। एब्सोल्युटली, नॉट अ वर्ड ऑफ कॉन्डोलेंस, एक शब्द सहानुभूति का, मतलब दूसरे के घर में, हमारे दुश्मन के घर में कुछ हो जाता है, हम उसके यहाँ जाके चले जाते हैं, हमने नहीं बोला है। उसके लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में एब्सोल्युटली की दाल गल गई जिसको हम कहते हैं, अगर किसान यहाँ हार गया तो एक बहुत कुछ एक साइकोलॉजिकल हार हो। किसान हारना नहीं चाहिए, आइडियली हारेगा तो नहीं, अगर फेयर इलेक्शन होता है तो। जी, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसलिए शायद जिसको कभी कभी लगेगा कि अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये माना जा रहा है कि लोकसभा से पहले, क्योंकि पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं। अमित शाह आके ऑलरेडी कैंप कर रहे हैं, 50 रैली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री 50 रैली विधानसभा इलेक्शंस के लिए करेंगे। एक मतलब पूरा अमित शाह आके यही कैंप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो उससे इस्तीफा दें, संगठन में आ जाएं, टेक अ पोस्ट एंड कम। पर आपको मैंने इलेक्ट करके भेजा है, आप मेरे मंत्री हैं, आप मेरी कॉस्ट पे आप इलेक्शन रन कर रहे हैं। ये तो सवाल इलीगल है, ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात उठानी चाहिए। तो मुझे पहले भी ये सवाल था। विजय भाई साहब, आपके पास आता हूं, उससे पहले डॉक्टर मानसी, आपसे मेरे 2 प्रश्न हैं, छोटे छोटे दोनों प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि एक उत्तर प्रदेश में एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश में क्या बना, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाइए,
जिससे इस राम जन्मभूमि मंदिर की का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल हो। ट्रस्ट ठीक है, सरकार ट्रस्ट बना रही थी, बहुत अच्छे लोगों को रख रही थी। 15 लोगों को रखा, एक भी महिला नहीं, एक भी बिल्कुल, महिला। तो बिल्कुल। मैं पहला मेरा प्रश्न यह है कि क्या महिला इस लायक नहीं है, क्योंकि वहां कोई पूजा की, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात। दूसरा मेरा प्रश्न इससे रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये जो एक बार बार बात होती है कि भाई हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे, हमने ये किया है। आपको अगर याद हो, कैबिनेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ महिला मंत्री बनी थी, तो कितने उनके परेड कराई गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ लूज टर्म, कि वो 8-10 लोगों का फोटो सेशन हो रहा था। ये क्या था? आप उत्तर प्रदेश में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, 60 मंत्री हैं, उसमें से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। मैं मानसी जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, बिल्कुल। एक दूसरे। बहुत आपको क्या लगता है कि मैं इसी उसमें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में अगर महिलाओं का साथ नहीं दिया गया है, किसी ने इस पर चर्चा भी नहीं की है, कोई विमर्श नहीं, कोई लेख नहीं लिखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल कहा। और मैं सबसे पहले सुप्रिया जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात रखी कि 75 साल में अब हम बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो आज अगर 40% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं और सुप्रिया जी एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं जब हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे हम 50% पे आ ही जाएंगे। तो कमिंग टू योर सवाल, राम से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। हम राम मंदिर क्यों बना रहे हैं? और जिस देश में हम राम राम करते रहते हैं, वो ऑलरेडी मैस्कुलाइन अप्रोच है टू थिंक। राम का अगर हम पूजा करते रहेंगे और सिया राम शब्द यूज नहीं करेंगे, तो उस देश में हम ऑलरेडी महिला की तो बात कर ही नहीं रहे ना। तो राम जी को तो हम अकेले क्यों पूछती है ये देश? ये तो मेरा सवाल देशवासियों से है। राम है कौन बगैर सीता के? राम की स्टोरी में कोई स्टोरी नहीं है अगर सीता जी उनके जीवन में नहीं रहती तो हमारे देश में अगर राम मंदिर बन रहा है तो वहां से ही प्रॉब्लम चालू हो गई है। वहां पे ही समाज की सोच में गड़बड़ है। समाज की सोच में रहले सारे आदमी इस देश में छोड़, सारी महिलाओं को निकाल देते हैं देश में, ऐसा होगा क्या? तो राम मंदिर नहीं है ये तो सबसे पहले देश को समझना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग नेता, इंक्लूडिंग जनता। ये सिया राम का मंदिर है। अब वहां से आगे बात बढ़ाते हैं। अगर सीताराम का मंदिर है और बात में भी हम सीताराम करें, तो एक्चुअली समाज में बदलाव आएगा। और समाज में बदलाव लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण खाली काफी नहीं है। हमको मैन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। तो अगर राम मंदिर ट्रस्ट में मेल नहीं, वुमेन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो राम का मंदिर बन रहा है। वो सीताराम का मंदिर बनेगा, तभी महिलाएं ट्रस्ट में आएंगी। और यूपी में कहाँ से आएंगी महिलाएं? यूपी में महिलाओं को आवाज तो दीजिए। ये जो 40% होगा तभी आवाज आएगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि उनको मंदिर ट्रस्ट में नहीं है, तो राम मंदिर बनना भी नहीं चाहिए आइडियली। तो पर्सनली मेरा ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि राम मंदिर देश का मंदिर नहीं हो सकता। देश में 50% जनता महिलाएं हैं, और मैं हमारे पास दूसरे जेंडर्स भी हैं, हम तो बात भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, उनके सीट्स के लिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग, जनता भी और बाकी पार्टीज भी इसमें गुम हो गई हैं। राम मंदिर के पीछे सब दौड़ रहे हैं, कोई ये सवाल नहीं पूछेगा राम अकेले क्यों है वहां पे? तो हमारा जो कल्चरल बियरिंग है, वहां पे ही मिस्टेक है समाज को देखने का। तो ट्रस्ट में नहीं होगा। ट्रस्ट में कैसे होंगे महिलाएं होंगी भी तो वो कहाँ से, कौन होंगी महिलाएं? वही जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। फिर भी अगर होंगी तो हम 25 साल बाद हम डिफरेंस देख पाएंगे। तो प्लीज आप लोग भी राम मंदिर मत बोला करिए इसको। ये सिया राम का मंदिर है, राम का मंदिर नहीं है। और राम मंदिर बनने में सबसे पहले गलती तो यही हो गई कि आपने साइट भी ऐसी चुना जहां पे मंदिर बनने के पहले ही गिरना शुरू हो गया। तो आप अगर आधी आधी जनता को लेके, देश की आधी जनता को लेके आप एक स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, तो वो तो पिलर का ऑलरेडी कमजोर पिलर है देश का। आप आधी जनता जो कि महिलाएं हैं और दूसरे जेंडर्स हैं, हम उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे सशक्तिकरण होगा देश का? और ये बिल्कुल सुप्रिया जी ने सही कहा, जो एक संवेदनशील आना है पॉलिटिक्स में, समाज में, ये तो महिला से ही आएगी। भारत माता है, भारत पिता नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। जो एक आदमी और राम को भी जनने वाली भी माँ ही है, वो औरत ही है। जिस दिन इस देश में या आज कहीं पे भी आदमी बच्चा जनने लग जाए, तो मैं बता दूं
ये दुनिया में जो आदमी का जो तरीका है समाज को चलाने का, वो औरतों को उनकी जरूरत ही नहीं है उनको, औरतों की। तो हमारे समाज में औरतों को देखने का तरीका ही हम लोग ने बॉलीवुड जैसा औरतों को देखना शुरू कर दिया, अनफॉर्चुनेटली। हमारे लिए हर औरत हमको बॉलीवुड के रिफ्लेक्शन में है। अनफॉर्चुनेटली मेल का परसेप्शन बहुत ज्यादा इस तरह से है, या तो भगवान वो गॉडेस है, और या तो फिर वो एकदम ही बॉलीवुड लेवल पे आ जाती है। तो समवेयर वी फॉरगेट कि इंडिया एक्चुअली हाउसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोस्ट एजुकेटेड वुमेन इन द वर्ल्ड। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो अगर हमें केपेबल लेडीज ढूंढना है, यूपी क्यों, कहीं पे भी देश के, यूपी में तो सबसे पुअर होगा स्टैटिस्टिक्स एजुकेशन का, तो महिलाओं की कमी नहीं है, इसमें जरूरत है। बिल्कुल सुप्रिया जी ने बहुत लाइटली इस बात को रखा था शुरू में, मैं उसको दोहराना चाहूंगी कि महिलाओं का आना मतलब कुछ पुरुषों का जाना भी है, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है ना। तो यहाँ जाके गुत्थी सुलझती है। तो जैसा कि मैंने बोला, जिस दिन इस देश में आदमी बच्चा पैदा करने लगेगा, मैं बहुत एकदम क्रूड शब्द यूज कर रही हूँ, एक्चुअली इस देश का आदमी, महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं होगी इस देश में, क्योंकि राम मंदिर बनना है, सब कुछ आदमी के लिए ही तो होना है। महिलाओं को भी आदमी के लिए ही डांस करना है, महिलाओं को ही आदमी के लिए खाना बनाना है, घर भी महिलाओं को चलाना है, बच्चा भी महिला को पैदा करना है। तो आदमी क्या करेगा, खाली डर्टी पॉलिटिक्स ही कर रहा है देश में बैठ के, उसके अलावा आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इफ यू रियली वांट टू सेव दिस कंट्री, वुमेन लीडर इज द ओनली चॉइस। और मैं तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पोजीशन के लिए भी इस बात का दावा करूंगी, महिला लीडर आएगी, और अगर फेयर वोटिंग होता है तो एक्चुअली जीतेगी भी, आज की तारीख में जीतेगी। समझदार आदमी भी महिला को ही वोट देगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। मानसी, आपसे भी जरा एक जल्दी से, एक तो मैं आपको एक, आपने जैसे कहा ना प्रधानपति, और ये एक समस्या है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज बता दूं, जो स्टैंप ड्यूटी होती है, कोई अगर आप प्रॉपर्टी लिखाएं तो 2% की उसमें कुछ छूट है महिला। और मैं, आप अगर रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, आज से 20 साल, जब ये नई थी ड्यूटी, तो मुझे महिला नहीं दिखती थी। आज आप किसी रजिस्ट्री ऑफिस में चली जाइए, आपको एक अच्छी संख्या महिला की सिर्फ इसलिए दिखती है क्योंकि वो रजिस्ट्री। अब एक अच्छी बात है, कम से कम कोई प्रॉपर्टी तो उनके नाम पे सीधे हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, देर सवेर वो थोड़ा, ठीक है, पुरुष प्रधान है, वो प्रधानपति रहेगा। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान जरा और समझना चाह रहा हूं डॉक्टर मानसी, क्योंकि आप सामाजिक उसमें काम करते हैं। भाई, आपका ना इत्तेफाकी किसी से भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, मैं किसी, लेकिन खास करके अपने से बड़े से, अपनी महिला के लिए जिस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं नाम से कह रहा हूं, वो शर्म की बात है। अगर इस देश की सोनिया गांधी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहा, वो शशि थरूर की पत्नी के बारे में क्या कहते हैं, वो ममता बनर्जी के यहाँ जाके बंगाल में अगर वो आ रहे हैं, तो उसका एक बड़ा प्रतिशत ये रहा है कि बंगाल के लोग बहुत, उन्होंने ये सुनने को नहीं तैयार थे कि दीदी वो दीदी करके आप इस तरह की भाषा में बात करें वहां से। ममता बनर्जी के प्रति लोगों का गुस्सा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो एक मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट। आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि ये क्या प्रधानमंत्री, इस पे आप लोग नहीं बोलते हैं, आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि ये, आप किसी को वोट दीजिए, आपको आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, सपा अच्छी लगती है, बसपा अच्छी लगती है, ओवैसी अच्छी लगता है कि, लेकिन अगर कोई महिला का बेसिक अगर इज्जत नहीं करना जानता है, उस पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, तो आप कैसे उस पार्टी के साथ वो होंगे। मैं आपसे जरा इस पे रिएक्शन जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, तो ये तो काम घर से ही शुरू होता है। हमारे यहाँ तो घरों में भी आदमी ऐसे ही बात करते हैं ज़्यादातर जगह औरतों से। तो ये, वो तो सिर्फ आजाद, और उनका तो एक्सपीरियंस भी नहीं है ये ऐसी बातें करने का। तो अनफॉर्चुनेटली, सी, पॉलिटिशियंस आर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो वी कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन। बट आपने जो बात कही कि एक पोजीशन होल्डर अगर ऐसी बातें करता है पब्लिक गैदरिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में, तो डेफिनेटली इट इज कंडेमेबल। हमने भी काफी बार ये बात कही रखी है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। पर आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लैंग्वेज भी तो कितना गंदा गिरा है। अगर हम पुराने भी हम पॉलिटिकल लीडर्स की बातें देखें, अपोजिशन पार्टीज हो कोई भी, तो एक डिग्निफाइड कॉन्वर्सेशन हुआ करता था। आज की तारीख में डिग्निटी तो है ही नहीं।
पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में। और मतलब वो अनफॉर्चुनेटली घरों तक आ गया है। घरों में तो जैसे सुप्रिया जी ने बोला, हम लोग इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, तो हम वोटिंग भी इंडिपेंडेंट करते हैं, बट उसका जो रिफ्लेक्शन है, अगर डिविएशन इन द थॉट प्रोसेस है या डिविएशन इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो भी बहुत इफेक्ट करती है। तो मैं विजय जी का एक पॉइंट से वहाँ से आगे लेना चाहूँगी, एक्चुअली इस पॉइंट से आपके सवाल का जवाब देने के लिए। जैसे विजय जी ने बोला कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में। एक्चुअली दुनिया भर के रिसर्च की यही दिखाते हैं, ऑल द डेवलप्ड नेशंस are those where women have more rights and they are more in decision making position, either it is Scandinavian countries, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या हम अपने इंडिया के भी स्टेट्स में देखें। जय ललिता जी का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी यहाँ पे तमिलनाडु के हिसाब से, और उन्होंने काफ़ी सारा अपना योगदान दिया है तमिलनाडु के डेवलपमेंट में। तो जब जब महिलाओं को ये मौका मिला है, तो उन्होंने इसका डेफिनेटली यूटिलाइज तो किया है। अब महिला इतना गिर नहीं सकती जिस कदर आज का पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरा है। एंड मैं इस बात पे यहाँ पे ये भी रखना चाहूँगी कि एक्चुअली कांग्रेस के बाकी सब बातें करने वाले भी शायद इतना गिर नहीं सकते, और ये उनकी एक कमजोरी हो जा रही है इसको फाइट करने के लिए। एंड इट्स अ गुड कमजोरी, आई वुड लाइक टू से, क्योंकि यहाँ पे आती है बात एजुकेशन की, एक डिग्निटी की। एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक डिग्निटी होना चाहिए। आप अपोनेंट लीडर्स हैं, कोई बात नहीं, आपके विचार मिलते नहीं हैं, कोई बात नहीं, पर चर्चा पे तो एक शब्दों का इस्तेमाल तो सही होना चाहिए। पर अगर हमारे मिनिस्टर्स ही जाके पब्लिक डिस्कोर्स में बातें ठीक से नहीं करेंगे, और महिलाओं के प्रति दीदी और दीदी ने ही शायद इनको हराया है कोलकाता में। मैं खुद बंगाली हूँ, मैं खुद मतलब बंगाली men cannot bear to say these kind of words even to in their houses। बट आप एमपी के मैन को देखिए, यूपी के मैन को देखिए, राजस्थान के, मैं घर घर की बात कर रही हूँ, ये तो कॉमन डिस्कोर्स है। अब वो तो जाके पब्लिक डिस्कोर्स में अपनी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख दिया। पर बंगाल में ये बहुत रेयर हुआ कि एक आदमी इतनी बुरी तरह से किसी औरत के लिए बात करेगा। इट इज अ रेयर थिंग, आई विल नॉट से बिल्कुल नहीं होता है। और बंगाल इसलिए भी आगे ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि महिलाएं वहाँ ज्यादा सशक्त हैं, ये भी मैं बहुत प्राउडली कहना चाहूंगी। तो ये हमको, केरला भी इसलिए ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि महिलाएं ज्यादा, तमिलनाडु भी इसलिए ज़्यादा डेवलप है क्योंकि महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। तो अगर ये यूपी में कदम उठाया जा रहा है, तो अगर मैं 100वें इंडिपेंडेंस डे में देखूंगी 50-50%, तो होपफुली यूपी ऑल्सो विल बी अ बेटर स्टेट, दैन वुमेन विल बी सेफर। आई थिंक हमको सेफर और स्ट्रॉन्गर साथ में जाना पड़ेगा वो यूपी जैसी जगह में। तो शब्दों का तो देखिए हम बदलाव नहीं कर सकते, आदमी मुंह से क्या बोलेगा, पर इसका बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि पढ़े लिखे, प्लीज। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि जिसको डिग्री को लेके ही सवाल उठता है, तो पढ़े लिखे नेता तो होना चाहिए ना देश में। और हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। महिला, जैसे बिल्कुल सही बोला विजय जी ने कि एक्चुअली जितनी एनजीओ लीडर्स हैं, अगर दे कैन बी कन्विंस, दे आर द बेस्ट लीडर्स बिकॉज दे नो ग्रास रूट एक्टिविटीज वेरी वेल। पर आप देखिए जैसे बहुत सारी महिला लीडर्स जो बनना चाहेंगी नेता भी, पर हमारे देश में अब प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मीडिया, हम आज की तारीख में सीएम चुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, जो कि एक आम सिटीजन के स्कोप ऑफ वर्क में है ही नहीं। हमको अपना लोकल नेता चुनना है। पर हमने इलेक्शन को इतना बड़ा तमाशा बना दिया कि हर इंसान सोच रहा है कि मैं इस बटन को दबा के प्राइम मिनिस्टर चुन रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का नाम तो पहले आना भी नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो अपना रोल भी पूरा नहीं ठीक से कर रही है। दे, एवरी सिटीजन हैज टू चूज देयर इंडिविजुअल लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेता, पर हम तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुनने जा रहे हैं। कहाँ है ये प्रोविजन? तो है ही नहीं हमारे पास देश में। तो ये सारी चीजें महिलाएं समझती हैं, हर महिला घर में इतना ऑब्जर्व करती है। विजय जी ने बिल्कुल सही बोला, पर आदमियों के कान साफ करना बहुत जरूरी है देश में। महिला बोल सकती है, आदमियों के कान हैं सुनने के लिए। आपने तो बुलाया, और पिछले बार भी हमने देखा था, और आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं इसलिए धन्यवाद कहती हूँ। पर 90% पैनल्स में जब डिस्कशन होता है, महिला होती नहीं है। हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इसको वर्ल्ड, ये इंडिया वर्ल्ड वुमेन डे मनाने के लिए। मैं सिर्फ वाटर सेक्टर के जितने इवेंट्स हो रहे हैं देश में, मैं सबके फ्लायर्स इकट्ठे कर रही हूँ,
और नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन गिन रहे हैं। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है, इसीलिए महिलाओं को हम जगह देने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पुरुष को कोई ना कोई जगह तो छोड़ना पड़ेगा। जी इट्स अ लिमिटेड सीट, लाइक लिमिटेड रिसोर्स। महिलाएं भगवान हैं, जी बनानी पड़ेगी। नहीं, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए, जी, कंप्लीट मैं बोली करिए। महिलाएं हैं और आपको जगह बनानी पड़ेगी। और अगर हम जहाँ जहाँ इलेक्शंस में हम देखते हैं, एक्चुअली महिला वोटर्स भी ज्यादा है परसेंटेज वाइज, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि वो वोट बैंक नहीं भी माने तो भी महिला जाके वोट देने को राजी है, वो समझती है उसका एक रोल है इसमें। और वो महिला बहुत ज्यादा जल्दी से बिकाऊ नहीं है, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि 500 रुपए के और एक बॉटल से महिला जल्दी से बिकती नहीं है, कई जगह होता होगा। और एक दूसरी बात है जो वोटर में हमको ये समझना पड़ेगा, बात महिला वोटर जो है वो क्योंकि हर चीज देख रही है, उसके लिए ये एक मौका होता है अपनी बात रखने का थ्रू द वोट, कि मैं इनको बेसिकली सपोर्ट करती हूँ। मैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट आपको बताना चाहती हूँ, मेरे खुद के घर का है, मैं पर्सन का नाम तो नहीं ले सकती, पर सालों से मैं उनको जानती थी कि वो बीजेपी की फेवर में थी और महिला थी। और उनका जो इलेक्शन था, उनके स्टेट का इलेक्शन जस्ट उनके डेथ के 3-4 दिन पहले था, उनने अपना लास्ट वोट कांग्रेस को दिया था। हालांकि वहां से कांग्रेस ने सीट हारी थी, पर मैं जस्ट एक रियलाइजेशन की बात कर रही हूँ। उन महिला ने एक्चुअली पिछले 10 साल में जो चेंज देखा, उनने अपने जीवन भर वोट एक पार्टी को दिया था, लास्ट वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया, और उन्होंने जीवन भर हिंदू के कारण दूसरे पार्टी को दिया था। लास्ट वोट उन्होंने लिबरल सोसाइटी के लिए दिया। मेरी उनसे बहुत डिटेल में बात हुई थी, 3 दिन बाद उनकी डेथ हुई थी। थैंक यू डॉक्टर मानसी।